Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT Civics chapter 3 Electoral Politics. What makes an election democratic? एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कब कहा जा सकता है? तो देखो इलेक्शंस जो है ना कई तरीकों से कराए जाते हैं और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन कई जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना उनमें भी किसी तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो हम किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दूसरे इलेक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हम चैप्टर 1 में पहले ही देख चुके हैं ये बात तो वैसे। अब हमने ना कई एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें कंट्रीज में इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते कई कंट्रीज के इलेक्शंस को। अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या जाना है क्या सीखा है कि किस कंडीशंस पर किन किन मिनिमम कंडीशंस पर हम किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। अब देखते हैं कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन तो हो जाती है कि सबको ना सबको चूज करने दिया जाए। इसका मतलब होता है कि सभी के पास एक वोट हो और हर उस वोट की इक्वल वैल्यू हो। ये हो जाती है पहली मिनिमम कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि चूज करने के लिए भी कुछ हो। पार्टीज और कैंडिडेट्स जो है ना वो फ्री हो एकदम इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए और उनको कुछ रियल चॉइस मिले वोटर्स को कि वो कंटेस्ट कर सके। थर्ड हो जाता है कि जो चॉइस है ना वो रेगुलर इंटरवल्स पे सबको मिलती भी रहे। इलेक्शंस हमेशा कुछ सालों के बाद वापस से आने भी चाहिए, वापस से भी होने चाहिए। फोर्थ होता है कि जो कैंडिडेट है ना जिसको प्रेफर किया है लोगों ने उसी को इलेक्ट किया जाए। मतलब लोगों ने किसी को प्रेफर किया था, किसी को इलेक्ट किया था और किसी और को इलेक्ट कर दे, ये कोई डेमोक्रेटिक बात थोड़ी हुई। फिफ्थ कंडीशन हो जाती है कि इलेक्शंस जो है ना वो एकदम फ्री और फेयर मैनर में हो, मतलब बिना किसी पक्षपात के एकदम फ्रीली हो, जहाँ पर लोग अपने मन से चूज कर सके जो भी वो चाहें। ये जो कंडीशंस है ना ये काफी सिंपल और इजी दिखती है लेकिन फिर भी कई कंट्रीज है जो इन कंडीशंस को भी फुलफिल नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम ये कंडीशंस जो है ना इलेक्शंस की कंडीशंस अपने कंट्री पर लगा के देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम हमारे कंट्री के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं। इज इट गुड टू हैव इलेक्टोरल कंपटीशन? इलेक्टोरल कंपटीशन अच्छा है या नहीं है? इलेक्शंस जो है ना ये पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में ही बताते हैं। मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन लगा ही रहता है इलेक्शंस के कारण। और ये जो कंपटीशन है ना ये अलग अलग तरह की फॉर्म्स ले लेता है। और सबसे ऑब्वियस फॉर्म जो ये कंपटीशन लेता है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर। ये एक तरह से इस तरह के कंपटीशन की फॉर्म ले लेता है कि कई सारे कैंडिडेट्स आपस में कम्पीट करते हैं। अगर कोई कंपटीशन ही ना हो ना तो इलेक्शंस का पॉइंट ही क्या है, इलेक्शंस बिल्कुल पॉइंटलेस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है? क्लियरली देखो इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है ना इसके नुकसान तो बहुत है। ये एक तरह से डिसयूनिटी मतलब एक तरह से एकता को भी खराब कर देता है, फैक्शनिज्म भी ले आता है हर एक लोकेलिटी में, हमारा ये नेता हमारा वो नेता, इस तरह से। तो हमने ना कई बार सुना भी होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना वो उनकी लोकेलिटी में चलती रहती है। कई जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स है वो एक दूसरे पर एलिगेशंस भी लगाते रहते हैं। पार्टीज और कैंडिडेट्स जो है वो डर्टी ट्रिक्स का यूज करती है इलेक्शंस जीतने के लिए। कई लोग कहते हैं कि इससे ना प्रेशर बन जाता है कि इलेक्टोरल फाइट्स में हमें जीतना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बन नहीं पाती इसके कारण। एक इस तरह का प्रेशर बन जाता है ना लोगों के मन में कि हमको इलेक्टोरल फाइट्स में जीतना है, इलेक्शन जीतना है, तो इसीलिए सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लोग बना नहीं पाते इस प्रेशर के कारण। और कई जो अच्छे लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो फिर इस एरिना में कूदते ही नहीं, मतलब वो इसमें इलेक्शंस वगैरह में आना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि वो इस अनहेल्दी कंपटीशन में बेवजह घिसे जाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स है ना वो भी इन सभी प्रॉब्लम से फेमिलियर थे। लेकिन फिर भी उन्होंने फ्री कंपटीशन को प्रमोट किया है कि इलेक्शंस में ये होने दो ताकि हम अपने फ्यूचर लीडर्स को सेलेक्ट कर पाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो सिस्टम है ना लॉन्ग रन में ज्यादा अच्छा चलता है। इस तरह से इलेक्टोरल कंपटीशन हो तो लॉन्ग रन में सही रहता है। एक आइडियल वर्ल्ड में सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें पता है कि क्या सही होता है लोगों के लिए और वो मोटिवेटेड भी होते हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए। पॉलिटिकल कंपटीशन इस तरह की आइडियल वर्ल्ड में तो रिक्वायर्ड है नहीं। लेकिन देखो ये रियल लाइफ में नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर्स जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी है दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह ही वो उनकी भी इच्छा ये रहती है कि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में एडवांस कर सकें, मतलब पॉलिटिकल कैरियर में और अच्छा हो सके। वो पावर में रहना चाहते हैं, पावर चाहते हैं, अपने पास पोजीशंस चाहते हैं। वो लोगों की हो सकता है कि इच्छा रखते हो कि वो हम लोगों की सेवा करें। लेकिन सिर्फ इसी सेंस पर डिपेंड हो जाना कि उनमें एक अच्छी भावना होगी, ये सेफ नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्की है। और हालांकि वो लोग चाहे कि हम लोगों की सेवा करें लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें पता हो कि उन्हें करना क्या है, या फिर जो आइडियाज उनके हैं वो लोगों को जो रियल में चाहिए वो मैच ना करता हो। ये भी जरूरी नहीं है कि उन्हें तो लगे कि लोगों के लिए अच्छा है लेकिन वो वास्तव में लोगों के लिए अच्छा ना हो। तो इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे डील करें? एक तो तरीका होता है कि हम जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना उनकी नॉलेज और करेक्टर को अच्छा कर सके।
दूसरा रियलिस्टिक तरीका ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को लोगों की सेवा करने के लिए तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तब उनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन फिर भी एक सवाल आ जाता है कि इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट को डिसाइड कौन करेगा? तो इसका आंसर है द पीपल। लोग डिसाइड करेंगे क्या रिवॉर्ड और पनिशमेंट देना है, और यही काम इलेक्टोरल कंपटीशन के थ्रू हो पाता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन रहता है ना, तो ये एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को इंसेंटिव देता रहता है कंपटीशन। उन्हें पता है कि अगर वो लोगों के जो रियल इश्यूज है उनको रेज करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी और जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने वोटर्स को ही सेटिस्फाई ना कर पाए ना अपने काम से, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन ना जीते। तो इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो सिर्फ इसी वो जो है ना वो एक जो फैक्टर होता है कि हमें पावर में रहना है, इससे मोटिवेटेड रहती है। और फिर भी बेशक वो इससे ही मोटिवेटेड हो, लेकिन फिर भी उनको लोगों को सर्व तो करना ही पड़ता है, क्योंकि तभी वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत पाएंगे। ये एक तरह से मार्केट जैसे काम करती है, उसी तरह है जैसे कि देखो, एक शॉपकीपर का इंटरेस्ट मान लो सिर्फ उसके प्रॉफिट में हो, लेकिन फिर भी उसको जरूरी हो जाता है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे, क्योंकि अगर वो अच्छी सर्विस नहीं देगा तो कस्टमर किसी दूसरी शॉप पे चले जाएंगे। इसी तरह से अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होएगा ना, पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होएगा तो फिर पार्टी अपनी मनमानी करने लग जाएगी, क्योंकि वही जीतनी है। और लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन होने से डिविजन्स आ जाते हैं, मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, और कुछ अगलीनेस तो क्रिएट होती है, लेकिन फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज और लोग इसी कंपटीशन के चलते लोगों को सर्व भी करने लगते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? हमारा इलेक्शंस का सिस्टम क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस जो है ना वो इंडिया में हर 5 साल में होते हैं, और हर 5 साल के बाद जब ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, ये 5 साल का टर्म जब पूरा कर लेते हैं तो इनका जो पावर है ये चला जाता है। लोकसभा और विधानसभा ये एक तरह से भंग कर दी जाती है। इलेक्शंस जो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम टाइम पर किए जाते हैं, मतलब या तो थोड़े बहुत दिनों का बीच में गैप भी हो सकता है या तुरंत सेम डे भी हो सकते हैं। और इन इलेक्शंस को कहते हैं जनरल इलेक्शंस। और कभी कभी ये इलेक्शंस जो है ना वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर क्या पता रिजाइन कर दे या उनकी डेथ हो जाए, तो इस तरह के इलेक्शन को कह देते हैं बाई इलेक्शन। हम जनरल इलेक्शंस पर फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखो हमने पढ़ा था हरियाणा के केस में कि 90 एमएलए इलेक्ट किए गए थे। तो हमने सोचा होगा कि कैसे इनको इलेक्ट किया गया था। क्या हर एक व्यक्ति हरियाणा का 90 एमएलए को वोट वोट देने गया था? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये हम थोड़ा बहुत समझते भी है। हमारा कंट्री क्या करता है, हमारा कंट्री ना एक एरिया बेस्ड सिस्टम को फॉलो करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। एरिया बेस्ड सिस्टम को, कंट्री को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है इलेक्शंस के पर्पज से, और इन एरियाज को कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जो वोटर्स इन एरिया में रहते हैं ना, मतलब सपोज कोई वोटर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा। देखो लोकसभा के केस में जो कंट्री है ना वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं ना हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी। और एक जो फीचर है ना डेमोक्रेटिक इलेक्शन का वो ये भी है कि हर एक वोट जो है ना उसकी एक इक्वल वैल्यू हो। इसीलिए इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना उसमें लगभग इक्वल पॉपुलेशन रहती हो, मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रफली इक्वल पॉपुलेशन रहती हो। इस सिमिलरली हर एक स्टेट जो है ना वो भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। इस केस में देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए। मतलब स्टेट की जो डिविजन्स है उसे कहते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अलग है। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना उसके अंदर कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, और सेम प्रिंसिपल पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी आ जाता है। हर एक विलेज या टाउन जो है ना वो कुछ वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, और इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और एक वार्ड जो होता है ना वो एक मेंबर को इलेक्ट करता है अपने विलेज या अर्बन लोकल बॉडी में से। और कभी कभी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स भी कह देते हैं, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो असेंबली के अंदर एक सीट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब हम कहते हैं कि लोकदल ने 60 सीट्स जीती है हरियाणा में, इसका मतलब होता है कि लोकदल ने ना 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत ली है स्टेट की, और इसीलिए लोकदल के पास स्टेट असेंबली में 60 एमएलए होंगे, 60 एमएलए। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे के आने वाले हिस्से हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते जाएंगे। थैंक यू।